नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के इतिहास में पहली बार सीमित संसाधनों के साथ A2P TKT न्यूज ने एक पहल की है। हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के कुछ छुए अनछुए पहलुओं को हिंदुस्तान के ताइक्वांडो खिलाड़ियों के सामने लाने की हमारी इस कोशिश का एक और प्रयास उन लोगों को सामने लाने का है जिन्हें हम हिंदुस्तान की ताइक्वांडो की नींव के पत्थर कह सकते हैं। हम हिंदुस्तान की ताइक्वांडो की नींव में कितना गहरा जा सकेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, परंतु एक ताइक्वांडो खिलाड़ी के रूप में और एक ताइक्वांडो खेल के प्रशंसक के रूप में हमारा ये छोटा सा प्रयास उन लोगों के प्रति सम्मान अर्पित करना है जिनके प्रयासों से आज हिंदुस्तान की ताइक्वांडो आधुनिक ताइक्वांडो में विश्व पटल पर खड़ी दिखाई देती है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के वो अनमोल मोती जिन्हें हिंदुस्तान की ताइक्वांडो की नींव के पत्थरों में से एक कहूं या फिर हिंदुस्तान की ताइक्वांडो की माला का वो मोती जिन्होंने अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा ताइक्वांडो खेल को समर्पित कर दिया। और आज हमारे साथ हैं हमारे सीनियर और मेरे बड़े भाई, हिंदुस्तान के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले मोहम्मद नदीम जी। नदीम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है A2P TKT न्यूज के इस पहले व्यक्तिगत इंटरव्यू में। तो आज हम आपसे बात करेंगे आपके कुछ उन पहलुओं की जो अभी तक आपके अपने अंदर में ही आपने समा रखे हैं, और मैं चाहता हूं कि वो आने वाली जनरेशन और हमारे आज की जनरेशन के प्लेयर भी उस बारे में जाने। सबसे पहले मैं प्रभाकर भाई आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं ताइक्वांडो के बारे में बोल सकूं, और ताइक्वांडो परिवार के तमाम उन सदस्यों को जो मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, तो मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि आपने पहली बार ताइक्वांडो कब सीखने का मन बनाया? बात 1980 की है, जब मैंने ताइक्वांडो सीखना शुरू किया। हमारे कुछ दोस्त थे जो ताइक्वांडो की प्रैक्टिस किया करते थे, उन्हीं से मैं प्रेरित हुआ कि साहब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लोग तो हवा में उनके फ्लैंकिंग मार लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। उसका बाद उन्होंने कुछ हमें मूवी दिखाई ब्रूस ली की, तो उसको देख के भी मुझे लगा कि रे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है साहब, ये तो एक आदमी 4 आदमी से लड़ सकता है, हवा में उड़ जाता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है। और मैंने धीरे धीरे ताइक्वांडो शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ दिन करने के बाद दोस्तों के साथ ये साहब हमें एडमिशन लेना है, मैं ताइक्वांडो में एडमिशन लूँ, तो मैंने क्रिश्चियन कॉलेज में श्री जिमी आर जगतानी सर के क्लब में एडमिशन ले लिया, और वहीं से मैंने अपनी ताइक्वांडो की ट्रेनिंग शुरू कर दी। आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय नदीम भाई? जी, मेरी उम्र उस टाइम लगभग 12-13 साल के आसपास रही होगी जब मैंने ताइक्वांडो ट्रेनिंग शुरू की। और मैं तो उस टाइम ताइक्वांडो क्या जूडो कराटे सीखने के लिए गया था, क्योंकि हम लोग उस टाइम ताइक्वांडो बोल भी नहीं पाते थे। उस टाइम तो साहब जूडो कराटे सीखना है, तो जूडो कराटे ही सीखने गया था। बाद में वहाँ जाके पता लगा साहब हम लोग ताइक्वांडो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इसमें कोरियन मार्शल आर्ट्स है, जिसमें ये होता है, ऐसे होता है, ये सिखाया। तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा उस क्लास में? जी, मैं जब पहली बार गया ताइक्वांडो सीखने के लिए, तो जो मैंने पिक्चर में देखा था उससे अलग हट करके देखा चीज़ें। उस दिन मैंने ग्राउंड में सबसे पहले जब मैं गया देखा सचमुच फ्लैंकिंग कैसे मारते हैं, किकें कैसे किकबैक पे मारते हैं। उस इत्तेफाक से उस दिन कुछ बोर्ड ब्रेकिंग्स वगैरह की टेक्निक भी शो की जा रही थी, वो मैंने देखा तो बड़ा अचंभा हुआ, अरे यार ये कैसे कर लेते हैं ये लोग। फिर धीरे धीरे मुझे भी शौक पैदा हुआ, अपने सीनियर्स से मैं सीखता रहा और सीखता चला गया। अभी भी सीख रहा हूँ, इस समय भी मैं कोशिश करता हूँ, चाहे मेरा जूनियर हो चाहे मेरा सीनियर हो, जो मुझे ज्ञान प्राप्त हो सकता है मैं उससे लेने की कोशिश करता हूँ आज भी। नदीम भाई, उन दिनों आजकल जैसी अवेयरनेस नहीं थी। पेरेंट्स को भी बच्चों की पढ़ाई की और
एक सरकारी नौकरी की चिंता ज़्यादा रहती थी। ऐसे में ताइक्वांडो जैसे खेल को लोग कैसे देखा करते थे? उस वक्त जी उस वक्त ऐसा था कि हम लोग स्टूडेंट लाइफ थी, तो पैसा वगैरह तो होता नहीं था। तो जी, शुरू जी, में जी। जो घर में खर्चे मिलते थे उसी पैसे को कलेक्ट करके हम लोगों ने मैंने मतलब अपनी फीस वगैरह जमा की थी चुपचाप घर वालों से छुपा करके। ये घर वालों को नहीं मालूम थी, बाद में घर में पता लगा ये क्या क्या कर रहा है जी, गरीब खेल कर रहा है तो हाथ पैर एकदम चीर देता है, ये कर देता है, क्या है ये। घर वालों को चूँकि बॉक्सिंग और कुश्ती के बारे में जानकारी थी, बाकी मार्शल आर्ट्स के बारे में जानकारी नहीं थी। कराटे वगैरह का नाम सुना था। फिर मन ने बताया कि ये ताइक्वांडो है, कोरियन मार्शल आर्ट है, ये सीखेंगे, ऐसे होगा, ये होगा। फिर खैर घर से थोड़ा थोड़ा पैसा मिलना शुरू हो गया। अब घर से पैसा मिलना शुरू हो गया तो मेरा हौसला और बढ़ गया कि अब मैं मंथली फीस की कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने धीरे धीरे जाके शुरू कर दिया। ब्लैक बेल्ट वगैरह का आया, तब पर भी हम लोग स्टूडेंट ही थे, एग्ज़ाम देना था। तो हम लोग करते क्या थे कि कभी घर से पैसा अगर नहीं मांगना चाहा कि नहीं लेना है घर से पैसा, क्या करें, तो जो हमारे टीचर थे श्री जी में या जगतानी जी उधार लगा देते थे। तब ब्लैक बेल्ट की फीस वगैरह हम लोग उधार लगा करके महीने में कुछ कुछ पैसा दे करके और ऐसे उनको अदा कर देते थे। इस तरह से हम लोगों ने ब्लैक बेल्ट तक किया। उन दिनों आज की तरह इंटरनेट और अन्य साधन तो थे नहीं, फिर टेक्निक कैसे पता चलती थी? जी, उस टाइम की जो प्रैक्टिस थी, आज की प्रैक्टिस बड़ा फ़र्क है। उस टाइम जो सबसे बड़ी दिक्कत थी हमारे पास, हम लोग धूल मिट्टी में ट्रेनिंग करते थे, ग्राउंड नहीं था हमारे पास, ना हमारे पास इक्विपमेंट्स थे, गार्ड्स वगैरह भी नहीं थे, न चेस्ट गार्ड था, न हेड गार्ड था, न शिन गार्ड था, कुछ नहीं था हमारे पास। हम लोग सिर्फ कंडीशनिंग की प्रैक्टिस करते थे, तो हार्ड प्रैक्टिस करते थे कंडीशनिंग की, और अपने हौसले पर खेलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। चप्पल पर पकड़ करके किक मारा करते थे, या पीटी शू होता था मुलायम वाला जो सॉफ्ट वाला, उस पर बिल्कुल, करते थे जी, प्रैक्टिस। जी। फाइट वगैरह हो ही नहीं करते थे उस टाइम पे, और फाइट में भी गार्ड वगैरह भी नहीं होते थे, तो जिस तरह से बस काम चलता था चलाते रहते थे। बाद में जब हम लोग ब्लू बेल्ट हो गया, उसके बाद हम लोगों को ये चीज़ें धीरे धीरे मिलना शुरू हुई, तब हम लोगों ने फिर जाकर के इस पर ट्रेनिंग शुरू की। तो जितने भी ताइक्वांडो के प्लेयर्स अभी इस बात को सुन रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। अब देखिए कि नदीम सर को भी ब्लू बेल्ट में जाने के बाद गार्ड मिलने शुरू हुए। तो नदीम भाई, आपकी पहली प्रतियोगिता कौन सी थी? जी जी, मेरी पहली चैंपियनशिप जो थी, मैंने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेली थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ डिस्ट्रिक्ट टीम में, और सेकंड उत्तर प्रदेश स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मैंने हिस्सा लिया, और उसमें मैंने मेडल जीता। यहीं से मेरे खेल की शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, नेशनल गया, इंटरनेशनल गया, और खेलता चला गया आगे आगे। फिर नेशनल रेफरी कोर्स या सेक्टर, ये सब चीज़ें करते रहा धीरे धीरे। जी। तो आपको ताइक्वांडो सीखने में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी, परेशानियाँ क्या, खिलाड़ी जीवन में परेशानियाँ तो कोई माने नहीं रखती, क्योंकि खिलाड़ी तो दिन रात मेहनत करने वाला होता है। तो परेशानियाँ तो ये होती कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल से आकर के होमवर्क भी करना है, ट्यूशन भी पढ़ने जाना है, और ताइक्वांडो की ट्रेनिंग भी करना है, ये दिक्कतें आती थी। अब इन दिक्कतों में क्या होता था कि मेरा जो ताइक्वांडो ट्रेनिंग का जो सेंटर था क्रिश्चियन कॉलेज, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर था, साइकिल हुआ करती थी। अब ये सब करने के बाद उस साइकिल से 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर आना है, फिर प्रैक्टिस करना है वहाँ क्लब में, उसके बाद आकर के ट्यूशन भी जाना है, ये सब तमाम चीज़ों को मैनेज करना, ये थोड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। खैर हम लोग स्कूल में ही अपना होमवर्क निपटा लिया करते थे, और जो ताइक्वांडो ट्रेनिंग थी जो हम सीखते थे वहाँ पे, उसकी सुबह हम लोग ज़रूर प्रैक्टिस करते थे उठ करके, जिससे हमारा रिविजन हो जाता था, हमारा परफेक्ट होता था, जो हमें हमारे सीनियर्स ने, टीचर्स ने, हमारे कोचेस ने हमें सिखाया है वहाँ पे क्रिश्चियन कॉलेज में। इस तरह से हम लोग तैयारी करते थे। तो देखा आपने, टाइम मैनेजमेंट भी उस समय किस तरीके से किया जाता था। किसी भी अच्छे खिलाड़ी के लिए ये कभी एक एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा कि मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम है, मैं पढ़ाई में ध्यान दूँ या खेल में ध्यान दूँ। तो टाइम मैनेजमेंट भी एक खिलाड़ी बहुत अच्छे से कर लेता है। तो नदीम भाई, और ईरान ओपन में हिंदुस्तान के लिए पदक जीतने पर आपको कैसा लगा? ईरान चैंपियनशिप से पहले भी मैंने 2 बार इंडिया टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन 1986 में हुआ था पहली बार, उसके बाद 1987 में भी मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ, खेला मैं, मेरा मेडल भी था। और 88 में जो हम लोगों ने चैंपियनशिप ईरान में खेली, वो बहुत ख़ास चैंपियनशिप थी।
ख़ास 2 मामलों में थी। एक तो उस इंडिया टीम में जिस हम लोग जो खेले थे उसमें जब उसका सिलेक्शन हुआ था, नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, उसका सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें नेशनल चैम्पियनशिप में 8 में से 7 गोल्ड मेडल यूपी ने जीते थे। और जब इंडिया टीम का सिलेक्शन हुआ, इंडिया टीम ईरान गई, तो उसमें 8 के 8 प्लेयर यूपी के थे और यूपी के 8 के 8 प्लेयर वो लखनऊ के थे और एक ही क्लब के थे। सबसे बड़ी बात ये थी उस चैम्पियनशिप में। और जब हम लोग वहाँ पर गए खेलने के लिए, वहाँ पर हम लोगों ने कोरियन टीम को देखा, स्पेन को देखा, ईरान की टीम को देखा, जो वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज़ की थी ताइक्वांडो में। पोलैंड वगैरह भी थी, न्यूजीलैंड भी थी, उनको देखा, उनसे कंपटीशन हुआ, मुकाबला हुआ, अच्छी टक्कर दी हम लोगों ने, हमारे खिलाड़ी ने ज़बरदस्त टक्कर दी। तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, नहीं साहब हम भी अच्छा कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे, हमारे आने वाले जो हमारे पीछे प्लेयर है भी अच्छा कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर कोरियंस को हारते हुए देखा हम लोगों ने, कोरिया टीम वहाँ पर 3rd पोजीशन पे आई थी, तो बहुत कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। फिर आकर के हम लोगों ने वहाँ से जो भी हमारे जूनियर्स थे, हमारे जो क्लब के जो भी तमाम और दोस्त अजीज़ थे, उनको बताया इस तरह से ये टेक्निक्स होती है, ये फुटबॉल भाई लोग यूज़ करते हैं और आप लोग ऐसे डेवलप करिए आप लोग आपको अपने को। तो उससे बड़ा फ़ायदा मिला। फ़ायदा ये मिला कि हम लोग के बाद जो भी हमारे किसी कॉलेज जितने भी प्लेयर आए, ज़्यादातर इंडिया टीम में सिलेक्ट हुए और नेशनल गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। इंडिया टीम में ज़्यादातर प्लेयर सिलेक्ट हुए और काफ़ी अच्छा नाम किया उन्होंने। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैम्पियनशिप थी और इस चैम्पियनशिप से बड़ा अनुभव मिला हम लोगों को। जी, फेडरेशन के गठन से ताइक्वांडो खेल को क्या फायदा जी। हुआ, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा। प्रभाकर भाई, ऐसा है, फेडरेशन के गठन तो सबसे ज़रूरी होता है। अगर किसी चीज़ की कोई संस्था ही नहीं तो चलेगी कैसे। फेडरेशन के गठन होने के बाद फेडरेशन ने वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन से सिलेक्शन लिया, एशियन ताइक्वांडो यूनियन से सिलेक्शन लिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से सिलेक्शन लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकग्नाइजेशन मिला। तो फेडरेशन के गठन तो सबसे महत्वपूर्ण है। फेडरेशन ने काफ़ी काम भी किया उस पीरियड में। इसके बाद कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार ने भी जो स्पोर्ट्स कोटा आता 5% स्पोर्ट्स कोटे में ताइक्वांडो को शामिल किया। बिल्कुल बिल्कुल। और फेडरेशन के बिना तो कोई भी खेल आगे चल ही नहीं सकता है। फेडरेशन का गठन सबसे ज़रूरी है और काफ़ी फ़ायदे मिले हम लोगों को। फिलहाल आज हमारा दुर्भाग्य है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज हम लोगों को बाहर कर दिया है, हम लोग रिकग्नाइज नहीं हैं, ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। आप शुरू से ही ताइक्वांडो से जुड़े रहे हैं, आपको लगता है कि ताइक्वांडो खिलाड़ियों को पहचान, वो मुकाम हासिल हुआ जो होना चाहिए था? जी, मैं शुरू से ही ताइक्वांडो जुड़ा रहा हूँ। उस दौर में ताइक्वांडो मैंने शुरू किया था जब लोग ताइक्वांडो बोल नहीं पाते थे, कोरियन कराटे कहा जाता था ताइक्वांडो को। ताइक्वांडो खिलाड़ियों को आज वो मुकाम नहीं मिल पाया, एकदम सही कह रहे हैं। वजह क्या है? हमारे खिलाड़ियों की इसमें कोई गलती नहीं है। गवर्नमेंट से भी हमें सपोर्ट मिलता है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो नीतियाँ हैं वो हमारी नीतियाँ सही नहीं हैं, हमें अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा। हमारे कोचेस के हाथ पर बांध दिए गए हैं, उनके गले में एक फंदा सा डाल दिया गया है। कोचेस को सिर्फ इस बात के लिए लगा दिया गया है, साहब आप आई कार्ड्स के पैसे कलेक्ट करिए, बेल्ट रजिस्ट्रेशन के पैसे कलेक्ट करिए, बेल्ट टेस्ट कराइए, साहब आपके ब्लैक बेल्ट आपकी इस साल बच्चों ने बहुत कम एग्ज़ाम दिया है, इसी काम में लगा दिया गया है। कहाँ से ओलंपियन पैदा होंगे? साहब कोचेस को टास्क दिया जाए कि आप ओलंपियन पैदा करिए, अच्छे प्लेयर निकालिए, सिर्फ आपको अच्छे प्लेयर तैयार करने, इसकी आप तैयारी करिए, तब वो जा कर के अच्छा रिजल्ट देंगे। आप अपने बगल के 2 पड़ोसी मुल्कों को देखिए, नेपाल और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जहाँ खाने के लाले पड़े हैं वहाँ पर ओलंपिक में मेडल निकाल रहे हैं लोग। नेपाल ने भी ओलंपिक में मेडल निकाला है, विधान लामा ने निकाला था 88 में, नारायण गुरुंग ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, तमाम लाइन लगी प्लेयर्स की। लेकिन हम लोग आज इतनी बड़ी ताइक्वांडो की हमारी इंडिया में इतने ज़्यादा प्लेयर हमारे हैं, लेकिन हम लोग ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये अच्छी चीज़ नहीं है। कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी नीति बदलनी होगी, हमें अपने प्लानिंग, हमारी अपनी योजनाएं जो हैं उनको बदलना होगा। जब तक हम अपनी योजनाओं को, नीतियाँ नहीं है, सही ढंग से नहीं लागू करेंगे तब तक हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट बहुत है, फैसिलिटीज़ भी आज की डेट में हमारे पास हैं, लेकिन उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी गलती है। तो अनुशासन में क्या फ़र्क दिखाई पड़ता है आपको? जी देखिए, ताइक्वांडो खिलाड़ी जो होता है उसका अनुशासन बहुत अच्छा होता है। और गेम के खिलाड़ियों को आप देखेंगे, ताइक्वांडो प्लेयर को देखेंगे, जब वो कहीं जब अपने सीनियर से मिलेगा, अपने गुरु से मिलेगा, सर झुका के उसको विश करता है, बहुत अच्छा लगता है। एक खिलाड़ी अपने कोच को, अपने गुरु को, अपने सीनियर्स को
भले उससे एक बेल्ट ही सीनियर हो, उसको विश कर रहा है, सर झुका कर उसको विश कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है। जो डिसिप्लिन ताइक्वांडो प्लेयर्स में है वो बहुत कम देखने को मिलती दूसरे और खेलों में। सिर्फ मार्शल आर्ट्स में ही ये डिसिप्लिन अनुशासन देखने को मिलता है कि जो हमारे प्लेयर हैं, जो हमारे बच्चे हैं, बहुत ही आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक अपने कोच को विश करते हैं और उनको रिस्पेक्ट देते हैं। क्योंकि मार्शल आर्ट में अनुशासन ही पहला कदम है। जो बच्चा एडमिशन लेता है उसको सबसे पहले अनुशासन की ही बात बताई जाती है। साहब, अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं मार्शल आर्ट सीखने का। सबसे पहले आपको अनुशासन में ही, अनुशासन के माहौल में ही बच्चों को पाला जाता है, वही सिखाया जाता है। नदीम सर, यदि आपको एक मौका दिया जाए तो आप हिंदुस्तान की ताइक्वांडो को इंटरनेशनल लेवल पर बनाने के लिए क्या उपाय करेंगे? बस मुझे ये बताइए। अगर मुझे एक मौका दिया जाए, जैसे आप कह रहे हैं प्रभाकर भाई, कि मुझे एक मौका दिया जाए तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं कोशिश ये करूँगा ताइक्वांडो को 2 हिस्से में डिवाइड कर दूँगा। एक ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स, एक ताइक्वांडो स्पोर्ट्स। जो बच्चे मार्शल आर्ट करना चाहें वो आते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए आते हैं, खासकर गर्ल्स हमारी आती हैं आत्मरक्षा के लिए सीखने के लिए। उनका अलग सिलेबस हो, वो अपनी पूरी तैयारी करें सेल्फ डिफेंस के लिए। जो बच्चे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं उनको एक अलग गुरु बना दिया जाए। और जो हमारे कोचेज़ हैं, जो बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं ताइक्वांडो को, जो इस टाइम लेटेस्ट टेक्निक वगैरह चल रही है, उनका एक ग्रुप बनाया जाए। हमारे पास है साई के, हमारे पास कोचेज़ हैं, बहुत क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। हमें तमाम अनुभवी कोचेज़ को, जो पुराने कोचेज़ हैं, नए कोचेज़ हैं, उनको सबको लेना चाहिए। जो पुराने इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, जिनको 40-40 साल का, 42-43 साल का अनुभव है गेम का, उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके उनसे राय मशवरा लेना चाहिए। और खिलाड़ियों के लिए हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि खिलाड़ी जब प्रैक्टिस करने आएगा तो क्या खा के आएगा, और प्रैक्टिस करके जाएगा तो क्या घर पे जाके खाएगा। खिलाड़ी को अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं होना चाहिए। साहब, हमारा भविष्य क्या है, हमारी पढ़ाई चौपट हो रही है, हम दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, अगर इसमें कामयाब ना हुई तो हम क्या करेंगे। उसकी टेंशन खिलाड़ी को नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी के परिवार वाले भी संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ भाई, हमारा बच्चा कर रहा है, हम सेटिस्फाई हैं कि हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगा। सबसे पहले हमें ये करना चाहिए। नंबर 2, हमें कुछ ऐसे व्यवसाय ढूंढना पड़ेगा, कुछ ऐसे स्पॉन्सर हमारे पास होना चाहिए जो हमारे खिलाड़ियों के लिए आर्थिक सहायता कर सकें। अगर हमारे ज़रूरत है हमें विदेशी कोच बुलाने की, फॉरेन से कुछ कोचेस को बुलाना है, तो हम अच्छे कोचेस को इंडिया में बुलाएं। अगर हमें ज़रूरत है अपने कुछ खिलाड़ियों को विदेश भेज कर उनको ट्रेनिंग देने की, तो हम कुछ उनके इस तरह से करें साहब कि खिलाड़ियों को कोई पैसा नहीं पड़ेगा। हमने सिलेक्शन कर लिया, साहब ये बच्चे हमारे टैलेंटेड हैं, हमने इनको जो है विदेश भेज दिया है, जाकर के साहब वहाँ 2 साल 3 साल लेकर ट्रेनिंग करें वहाँ पर, तब आके जब वो परफॉर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जो एडवांस टेक्निक है हमें उसी हिसाब से खेलना पड़ेगा। ये ज़माना हम लोग टाइम का नहीं रहा कि साहब हम लोग धूल मट्टी में खेलते थे और चेस गार्ड मैनुअल सिस्टम था और खेलते थे। आज इलेक्ट्रॉनिक चेस गार्ड आ गया, सेंसर सिस्टम है, बहुत ही साइंटिफिक वे में गेम हो गया है, ट्रेनिंग भी बहुत ही साइंटिफिक वे में है। तो हमें उसी तरह से जाना चाहिए, उसी तरह से करना पड़ेगा, वरना हम बहुत पीछे हो जाएंगे। अभी इंटरनेशनल लेवल में और हमारे खिलाड़ियों के बीच में बहुत गैप है। इस गैप को हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। मैं जब से देख रहा हूँ शुरू से ताइक्वांडो में, हम लोग उस गैप को कवर करते, लेकिन अभी वो गैप मेंटेन है। काफ़ी कवर कर लिया है हमने, लेकिन हमें और ज़्यादा उस गैप को कवर करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अभी थोड़ी और ज़रूरत है कि हम लोग और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें। टेक्निकली हम लोग बहुत पीछे हैं। आज के खिलाड़ियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं अपने खिलाड़ी परिवार के तमाम सदस्यों को यही संदेश देना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि खिलाड़ी के जीवन में 2 चीज़ें होती हैं, हार और जीत। आप कभी भी अपनी जीत से इतना ज़्यादा खुश ना हो जाएं कि आपका जो आने वाला टारगेट है, जो आपको अचीव करना है, उसको आप भूल जाएं। और कभी अपनी हार से इतना गमगीन ना हो जाएं कि आप अपना अगला जो आपका कदम है उसको उठाएं ही ना, यहीं सरेंडर कर दें। नहीं, जीत और हार, कोई भी खिलाड़ी होता है उसकी ज़िंदगी के 2 पहलू होते हैं। हम जीतेंगे, हम हारेंगे उससे हम अनुभव प्राप्त करेंगे, जीतेंगे हम अगली चैंपियनशिप के लिए अपना नया टारगेट बनाएंगे और उसको ज़्यादा अच्छा अचीव करने की कोशिश करेंगे। ताइक्वांडो खिलाड़ी का दिमाग बहुत ही शार्प होता है। इसकी वजह क्या होती है कि
वो जब रिंग में जाता है तो उसको 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में फैसला लेकर के उसका जवाब देना होता है। इसका दिमाग उसका बहुत शार्प हो जाता है। जब वो क्लास में बच्चा एग्ज़ाम देता है, अगर कोई भी बच्चा एग्ज़ाम देता है तो उसको 3 घंटे टाइम मिलता है, क्वेश्चन पेपर सामने होते हैं, उसमें जवाब देना रहता है। तो फिर ताइक्वांडो के बच्चे बहुत मेंटली शार्प होते हैं, वो खुद समझदार होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं अपने खिलाड़ियों से ही संदेश दूंगा, बेटा आप लोग कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और आप एक प्लान करें अपने लिए। आने वाली चैंपियनशिप 4 साल बाद है तो अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें, नंबर 1। नंबर 2, आपको किन किन कोचों से सहयोग मिल सकता है उनसे पूरा आप सहयोग लें। फेडरेशन से आपको क्या मदद मिल सकती है उससे मदद लें। आप कोई ऐसा ज़रूर एक फाइनेंसर ढूंढ के रखें। अगर आपकी एसोसिएशन नहीं ढूंढ पाती है, अभी कोच आप नहीं ढूंढ पाते हैं, तो ढूंढ के रखिए जो आपको वक्त पड़ने पर आपको आर्थिक सहायता कर सके। और आपको अगर विदेशी कोच की ज़रूरत है या आपको विदेश में जाकर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आपकी हेल्प में हो जाए, आपकी मदद मिल जाए। क्योंकि बहुत ही गेम, मैंने बताया ना, साइंटिफिक गेम में बहुत आगे चला गया है। हमें उसी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, हमें उसी तरह से जो है अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं यही कहूँगा अपने तमाम खिलाड़ियों को कि आप जो है अपना फ्यूचर भी सेफ रखें। ध्यान रखें कि आप खेलने के बाद आपका फ्यूचर क्या है। आप ऐसा तो नहीं कि आपने 25 साल 30 साल तक गेम खेला, उसके बाद आपको जॉब ही नहीं मिला, आप परेशान हैं। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी आपको अपने ख्याल में रखना पड़ेगा। आज के खिलाड़ियों में आप कौन सी कमियां देखते हैं? देखिए, खिलाड़ियों में कोई कमी नहीं है, प्रभाकर भाई, खिलाड़ियों में कोई कमी नहीं है। कमी हमारी नीतियों में है। हमारी जो संस्था है, हमारी फेडरेशन से नीति बनाती है उसमें कमी है, हम कोचेस में कमी है। खिलाड़ी तो बेचारा दिन रात मेहनत करता है, उसमें एक जुनून होता है खिलाड़ी में, चैंपियन बनने का एक पागलपन होता है, वो सिर्फ उसी में लगा रहता है। कोई भी खिलाड़ी हो, तो खिलाड़ियों में कोई कमी नहीं है। खिलाड़ी कोई भी हो, वो अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए जी जान लगा देता है। हमारी नीतियाँ सही नहीं है, हमें अपनी नीतियों में सुधार लाना पड़ेगा। हमारी फेडरेशन जो है उसको सोचना पड़ेगा इस बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो टेक्निक्स इस वक्त चल रही है उसको सीखना पड़ेगा और उसका हमें फ़ायदा उठाना पड़ेगा। थैंक यू नदीम सर, आपने अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करे और हमें बताया कि आपके विचार से अगर फेडरेशंस और खिलाड़ी इस तरीके से चलें तो हमारी ताइक्वांडो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया बहुत बहुत प्रभाकर भाई, आपने मुझे मौका दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम ताइक्वांडो परिवार के सदस्य मेरा सहयोग करेंगे इस मामले में और मेरी तमाम बातों को आगे तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, A2P TKT न्यूज़ का ये एक प्रयास है और इसी तरीके से हम उन तमाम लोगों को आपके सामने लेकर आएंगे जिनका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की ताइक्वांडो को यहां तक लेके आने में रहा है। आशा करते हैं कि आप सभी का सहयोग हमारे साथ बना रहेगा और देखते रहिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड A2P TKT न्यूज़ के इस चैनल पर। नमस्कार।